हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2014 का क्वेश्चन पेपर से सेक्शन 4 यानी टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56, द फंक्शन ऑफ ए टीचर इन ए डेमोक्रेटिक क्लासरूम इज़ टू। एक डेमोक्रेटिक यानी कि गणतांत्रिक कक्ष में एक शिक्षक का प्रधान भूमिका क्या होता है। तो आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है जहां हर एक व्यक्ति का जो अधिकार है, हर एक व्यक्ति का जो ओपिनियन है, उनको स्वीकार किया जाएगा, उनको सुना जाएगा। तो डेमोक्रेटिक क्लासरूम का मतलब होता है जहां हर एक बच्चा का जो अधिकार है, हर एक बच्चे का जो पार्टिसिपेशन है वो इंश्योर किया जाएगा। हर एक स्टूडेंट्स का जो भी ओपिनियन है, पर्सनल जो भी उसका समस्या है, उसको देखा जाएगा, अनदेखी किसी को नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए, अलाउ स्टूडेंट्स कंप्लीटली फ्री चॉइस विदाउट एनी इंटरफेरेंस और सजेशंस। देखो यहाँ ये बता रहा है कि हर एक बच्चा को हम कंप्लीटली यानी कि पूर्ण रूप से फ्री छूट देंगे। बच्चे जो भी अपना मनपसंद चीज़ें हैं, मनमानी है, वो करेंगे और उनको कोई रोक टोक नहीं किया जाएगा। ये लेकिन गलत बात है। इतना ज़्यादा स्वतंत्रता बच्चों को नहीं देना चाहिए। कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया सिस्टम के तहत ही चलती है। अगर कोई कुछ नियम नहीं मानेगा, कोई सिस्टम नहीं मानेगा, तो कोई भी काम हम बहुत ही शानदार तरीके से नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी, टेल स्टूडेंट्स व्हाट आर इंटेलिजेंट चॉइसेस अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि बच्चों को हम अलग अलग ऑल्टरनेटिव दिखाएंगे, विकल्प दिखाएंगे और उनमें से सबसे बुद्धिमानी वाला विकल्प कौन सा है उनको चुनने के लिए कहेंगे। तो इस प्रकार करने से क्या डेमोक्रेसी बिल्डअप होगा? क्या डेमोक्रेटिक क्लासरूम में यह होता है? नहीं होता है। ऑप्शन सी, help students become more capable of making intelligent choices among increasingly significant alternatives। ये सही ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, ये बूस्ट होता है, हम सब जानते हैं। तो क्या करेंगे, हम ऑल्टरनेटिव देंगे जो कि सिग्निफिकेंटली यानी कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और धीरे धीरे जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको भी हम बढ़ाएंगे और उनको सही क्या है, गलत क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, वो चुनने के लिए कहेंगे। तो इस प्रकार जब कहेंगे और बच्चों को चुनने के लिए कहेंगे, यानी कि बच्चों को यहाँ शामिल किया जा रहा है। बच्चों का जो ओन इंटरेस्ट है, पर्सनल मोटिव है, इसको यहाँ तवज्जो दिया जा रहा है, मतलब यहाँ डेमोक्रेटिक क्लासरूम है। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, मेक द चॉइसेस फॉर द स्टूडेंट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। देखो बच्चों को अगर हम कहेंगे कि आपको अपना चॉइस क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, वो खुद ही आपको डिसाइड करना है, तो ये अगर हम कह देते हैं तो इसमें उतना डेमोक्रेटिक फीलिंग नहीं है, क्योंकि हर एक बच्चा क्या करेगा, यहाँ कोई किसी का बात नहीं सुनेगा, मनमानी करने लगेंगे। तो ऐसा अगर हर कोई मनमानी करने लगेंगे तो क्लास का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस है, इसीलिए हर एक ऑप्शन को स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपका मन में कोई डाउट होने से आप हमें कमेंट में अवश्य ही पूछ सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहें तो आप दे सकते हैं। फॉर लर्निंग टू बी इफेक्टिव ए गोल मस्ट बी मीनिंगफुल इन टर्म्स ऑफ। अधिगम जब प्रभावशाली होना चाहिए या फिर अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए एक गोल या फिर एक जो टारगेट सेट किया जाता है ना, एक दिशा जो सेट किया जाता है, वो कैसे मीनिंगफुल होना चाहिए, कैसे अर्थपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन ए, करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स जो एकेडमिक साइड में जो सेट किया जाता है, उनसे एक स्टूडेंट का गोल क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल नहीं होता है जब तक लर्नर का उद्देश्य क्या है, लर्नर का पर्पस क्या है, उसका चाहत क्या है, नीड क्या है, उसे हम फुलफिल ना करें। ऑप्शन बी, इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ इन्वॉल्व्ड, सिर्फ इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ शामिल करने से वो अर्थपूर्ण नहीं होगा, जो गोल है वो इफेक्टिव नहीं होगा, प्रभावशाली नहीं होगा। ऑप्शन सी, लर्नर्स नीड्स एंड पर्पसेस, यस दिस इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि जो शिक्षार्थी हैं उनका नीड क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, उसको जब हम
एनरिच कर पाएंगे, एड्रेस कर पाएंगे, तभी जाकर के उनका जो गोल है, हमें किस काम के लिए भेजा गया है, स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा गया है, और हमने जब लेसन प्लान बनाया है, आपको पता होगा जो भी टीचर पढ़ाने के लिए जाते हैं तो मन में कुछ न कुछ परिकल्पना, कुछ न कुछ प्लान करके ही हम जाते हैं और उसी के तहत बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब बच्चों का उद्देश्य क्या है, उनका किस चीज़ में दिलचस्पी है, रुचि है, वो हम जब तक नहीं जान पाएंगे तब तक कोई गोल को हम फुलफिल नहीं कर सकते। वो हो सकता है एजुकेशनल गोल हो या फिर पर्सनल कोई चीज़ों को लेने का गोल हो। क्वेश्चन नंबर 58, द की टू मोटिवेशन इन द क्लासरूम इज। कक्ष में मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा अगर हमें प्राप्त करना है, प्रेरणा अगर हमें बच्चों को देना है, तो सबसे प्रमुख चीज़ क्या होगा? इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन है एन इंटरेस्ट इनहेरेंट इन द सब्जेक्ट मैटर। यस, ये सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सबसे प्रमुख अगर कोई सिग्निफिकेंट चीज़ की हमें फाइंड आउट करना है, किस चीज़ को लेकर, मोटिवेशन को लेकर, तो हम उस चीज़ को बहुत ही ध्यान से करते हैं जिसमें हमें मज़ा आता है, जिसमें हमें मज़ा आता है, इसके साथ साथ जो करने में हमें रुचि है, वही काम हम जब करते हैं। जब जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसमें जब बच्चों का रुचि होगा, उसमें बच्चों का जब इंटरेस्ट होगा और बच्चों को मज़ा आता होगा, वही कक्षा में बच्चे ध्यान देंगे। तो वही सबसे बड़ा चीज़ होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है। कोई भी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए? उत्साह चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। तो मोटिवेशन पाने के लिए ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ हर एक क्वेश्चन का हर एक ऑप्शंस को हम स्टडी करेंगे। द टीचर्स पर्सनैलिटी, देखो टीचर का व्यक्तित्व, टीचर का पर्सनैलिटी कैसा है, उस चीज़ से एक स्टूडेंट मोटिवेट नहीं हो सकता जब तक उसका खुद का इंटरनल मोटिवेशन क्रिएट ना हो। ऑप्शन सी, द इमोशनल क्लाइमेट ऑफ द क्लासरूम, कक्ष में आवेग का वातावरण कैसा है, वो देख करके मोटिवेशन नहीं आता है। बहुत मज़ा हो रहा है, बहुत ही फन हो रहा है, तो इससे क्या मोटिवेशन आ जाएगा? वो मोटिवेशन आएगा लेकिन स्टडी में नहीं, दूसरा चीज़ में। ऑप्शन डी, द सुइटेबिलिटी ऑफ द करिकुलर एक्सपीरियंसेस। करिकुलर एक्सपीरियंसेस यानी कि एकेडमिक साइड में किताबों में जो दिया गया है, जो अभिज्ञता, जो एक्सपीरियंसेस, अनुभवों को शामिल करने का प्रयास किया गया है, वो कितना स्वीट है, कितना सुइटेबल है बच्चों के लिए, उसी के ऊपर मोटिवेशन निर्धारित होता है। देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन की फैक्टर यहाँ हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोटिवेशन के लिए इनहेरेंट, उसके अंदर छुपा हुआ जो सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर में जब रुचि रहेगा बच्चों का, तब बच्चे ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, द चीफ फंक्शन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम इन स्कूल्स इज टू प्रोवाइड। स्कूलों में अक्सर वर्क एक्सपीरियंस के लिए बच्चों को कुछ चीज़ें बनाकर देना पड़ता है, और इसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है यूथ विथ वर्क एक्सपीरियंस, कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको काम करने का अनुभव देने के लिए। ये गलत बात है। काम करने का अनुभव सिर्फ 2-4 वो चीज़ें जो हम बोलते हैं कि आपको ये बनाकर, डस्टर बना करके लाना है, डस्टर बना करके हम जब लाने के लिए कहते हैं तो बच्चे खरीद कर ले आते हैं। जब हम बच्चों को टोकरी बनाकर लाने के लिए कहते हैं तो बच्चे खरीद कर लाते हैं। तो इससे वर्क एक्सपीरियंस, काम करने का जो अनुभव है, ये प्रामाणिक रूप से, सही रूप से पारित नहीं होता है। ऑप्शन बी, बिजनेस एंड इंडस्ट्री विथ बेटर वर्कर्स। इस प्रकार बच्चों से 2-3 चीज़ों को बनवा कर लाने से, वो भी खरीद के लाते हैं, तो क्या बिजनेस और इंडस्ट्री में बहुत ही शानदार काम करने वाले व्यक्ति प्रोड्यूस हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं जी, ये भी सही ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी, फ्रीडम फॉर टीचर्स टू हैंडल मोर स्टूडेंट्स। देखो ये बात गलत है कि ज़्यादा बच्चों को एक टीचर कंट्रोल कर सके, उनको संभाल सके, हैंडल कर सके, और इसीलिए ये वर्क एक्सपीरियंस वाला प्रोग्राम दिया जाता है। ये सरासर गलत बात है। ऑप्शन डी, ए बेटर बेसिस फॉर गिविंग वोकेशनल गाइडेंस। ये सही जवाब है, क्योंकि बच्चों को कम उम्र से ही वोकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए वर्क एक्सपीरियंस दिया जाता है। 4-5 चीज़ों को खुद अपने हाथों से बनाकर लाने के लिए कहा जाता है, और उनको चेक करके, उनको इवैल्यूएट करके ग्रेड दिया जाता है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 60। ए स्टूडेंट हैज़ ए प्रॉब्लम। एक छात्र या छात्रा का समस्या है, कोई भी एक विशेष समस्या है। ही और शी आस्क्स द टीचर व्हाट शैल आई डू। वो बच्चा ने या फिर वो बच्चे ने, वो छात्र या फिर छात्री ने शिक्षक से पूछा मैं क्या कर सकता हूँ या सकती हूँ। द टीचर शुड, उस क्षेत्र में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, टेल द स्टूडेंट द कोर्स ऑफ एक्शन टू टेक आफ्टर कंसिडरिंग हिज और हर एबिलिटीज। शिक्षक को उस बच्चा का या फिर उस बच्चे का जो क्षमता है, क्षमता को जांच करके वो किस काम को कर सकता है, इसमें क्या एक्शन ले सकता है, क्या प्रतिक्रिया दे सकता है, क्या इसके बदले में काम कर सकता है, वो करने के लिए कह देंगे। ये सही जवाब नहीं है जी, बिल्कुल बिल्कुल ये सही जवाब नहीं है। ये उल्टा इसका नेगेटिव भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऑप्शन बी, टेल द स्टूडेंट व्हाट शी और ही वुड डू इज ही और शी आर इन द स्टूडेंट्स प्लेस। ये बता रहा है कि एक टीचर, जिस टीचर को ये पूछा गया है स्टूडेंट द्वारा, वो टीचर ये बोलेंगे कि मैं अगर आपके जगह होता तो मैं ये करता। ये भी सही बात नहीं है, ऐसा घुमावदार जवाब हमें नहीं देना चाहिए बच्चों को। ऑप्शन सी, आस्क द स्टूडेंट क्वेश्चंस which will develop the information needed for an intelligent decision। ये सही जवाब हो सकता है, यह सही जवाब हो सकता है क्योंकि उस क्षेत्र में उसी प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे, ताकि उन क्वेश्चंस का जवाब जब बच्चा देगा तब उन जवाबों में ही इसका हल, इसका सलूशन छिपा रहेगा। यानी कि उन क्वेश्चंस की मदद से ही टीचर खुद बच्चा को प्रेरणा देंगे कि भाई आपको ये करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो बच्चा एक ऐसा डिसीजन ले सके, एक ऐसा इंटेलिजेंट डिसीजन ले सके जिस डिसीजन से, जिस निर्णय लेने से बच्चा का कोई नुकसान ना हो। ठीक है, यह सही जवाब होगा। लेकिन ऑप्शन डी भी क्या कहता है, चलो देख लेते हैं। टेल द स्टूडेंट टू फिगर आउट फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ सिंस he or she would develop the ability to find solutions to problems। हम बच्चा को बोलेंगे कि आपको खुद से यह फाइंड आउट करना है कि आपको अभी क्या करना चाहिए। आपके सामने जितने भी समस्या आएंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे आप उन सारी सब जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन खुद ही निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप ही सबका फेस करने वाले। ये बात गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन सी है, देयरफॉर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 टीचिंग एप्टीट्यूड का ही क्वेश्चन है और इनका जवाब देने वक्त आपको क्या करना चाहिए, आपको एक स्टूडेंट हो करके सोचना चाहिए और स्टूडेंट का जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो, स्टूडेंट जिसमें शामिल हो, वहीं आपको सही जवाब देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखो 61 द बेस्ट इन्फॉर्म्ड ओपिनियन ऑफ एबिलिटी ग्रुपिंग इज दैट। एबिलिटी ग्रुपिंग का मतलब है कुछ बच्चों को हम एक एक श्रेणी में, एक एक ग्रुप में बांटेंगे उनका क्षमता के अनुसार, तो उसको किस प्रकार हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। ऑप्शन ए क्या बता रहा, देखो, इट एनकरेजेस इंडिविजुअल इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। देखो यहाँ ग्रुप करने का बात है तो कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअल लीडरशिप को तवज्जो नहीं दे रहा है, क्योंकि लीडरशिप में वही होता है जो सबको मिला करके चला जाता है। ऑप्शन बी इट एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस प्रकार हम एक एक बच्चा का जो एबिलिटी है उसका क्षमता के अनुसार हर एक कैटेगरी के बच्चों को ग्रुप कर देंगे और इस प्रकार ग्रुप करने से बच्चों का जो विविधता है, बच्चों का जो डिफरेंसेस है, ये सब सही हो जाएंगे। ये कौन सी बात है, बिल्कुल सही नहीं होंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहेंगे ही। ऑप्शन सी इट एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ देयर पोटेंशियल। ये सही हो सकता है लेकिन फिर भी ये पूर्ण रूप से सही नहीं होगा, क्योंकि देखो इस प्रकार ग्रुप कर देने से क्या, ये बच्चों का जो क्षमता है, बच्चों का जो पोटेंशियल है, इसको 100% वो यूटिलाइज कर लेंगे। 100% यूटिलाइज करने के लिए हम यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं, ये सही बात नहीं है। ऑप्शन डी इट नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड फर्दर बिफोर इट इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। यह सही बात है, इसे हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार एबिलिटी ग्रुपिंग जब हम करेंगे तो इस बच्चा को इस ग्रुप में लेना है या नहीं है, उसका जो
फर्दर टेस्ट है, यानी कि उसको हम जांच करेंगे उसका क्या क्या क्षमता है, उसको क्या इस प्रकार ग्रुप करना सही है या नहीं है, उसको हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, वो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे। बाद में वो एबिलिटी के अनुसार, क्षमता के अनुसार बच्चों को ग्रुप में डालेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एजुकेटर्स डिसिप्लिन रेफर्स टू। आधुनिक एजुकेटर्स के हिसाब से अनुशासन, डिसिप्लिन का मतलब क्या है? ऑप्शन ए रूल्स अफेक्टिंग कंडक्ट ऑफ एक्शन, किस प्रकार कार्य किया जाता है और कार्य करने से किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, उसको अफेक्ट करने का जो रूल है उसी को डिसिप्लिन कहते हैं। ये गलत बात है। ऑप्शन बी ए वे ऑफ प्रमोटिंग कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर, ये बिल्कुल सही बात है। आधुनिक जो शिक्षक हैं, जो शिक्षा प्रेमी व्यक्ति हैं, एजुकेटर्स हैं, उनके हिसाब से यह एक तरीका है, यानी कि डिसिप्लिन एक तरीका है जिसके मदद से गठन किया जाता है कंस्ट्रक्टिव वे में। क्या किया जाता है? जो सकारात्मक आदतें हैं उनको तवज्जो दिया जाता है। तो यह सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी कंट्रोलिंग द क्लास बाय एनफोर्सिंग ओबीडियंस एंड कन्फॉर्मिटी। बच्चों को हम क्या करेंगे? हम एक शिक्षक है और बच्चों को हम क्या करेंगे? कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए हम बहुत सारे बाधाएं डालेंगे, बहुत सारे ओबीडियंस रूल्स लागू करेंगे। यह गलत बात है। इस प्रकार करने से बच्चे और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो सकते हैं। ऑप्शन डी कर्बिंग ऑफ स्टूडेंट्स मिसबिहेवियर। यहाँ बोल रहा है कि बच्चों का जो गलत व्यवहार है, गलत बर्ताव बच्चे जब करेंगे तब उसको ठीक करने के लिए डिसिप्लिन लाया जा सकता है, यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं पनिशमेंट की ओर इशारा हो रहा है, तो ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 63। सोशल डेवलपमेंट इज एसेंशियली अ मैटर ऑफ। जो सामाजिक विकास है, सोशल डेवलपमेंट है, ये क्या है? ये क्या है? ये प्रमुख रूप से क्या है? किस चीज़ का विषय है? ऑप्शन है कन्फॉर्मिटी टू द डिमांड्स ऑफ सोशल ऑर्डर। क्या ये सही बात है? समाज का जो ऑर्डर है उसी को फुलफिल करने को सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। ये गलत है। दिस इज़ नॉट ट्रू। ऑप्शन बी अचीवमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड एक्सेप्टेंस। समाज में एक व्यक्ति को एक्सेप्टेंस मिला है, समाज में एक व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है, बस उसी को सोशल डेवलपमेंट कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं। ऑप्शन सी द इंटीग्रेशन ऑफ वंस पर्पसेस विद दोज ऑफ सोशल ऑर्डर। सामाजिक ऑर्डर के परिप्रेक्ष्य में एक व्यक्ति को जब शामिल किया जाता है उन ऑर्डर्स में, उन रूल्स में, तब जाकर के इसे सोशल डेवलपमेंट कहा जाता है। देयरफॉर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन डी द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स का जो डेवलपमेंट है उसे सोशल डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 64। टू बॉयज हैव एन IQ ऑफ 120 ईच। दो बच्चा है, दो बालक है, उन दोनों बालकों का जो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट है ये 120 हर एक का है। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, ताकि दोनों ही बच्चों का जो IQ है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट है, ये 120 है। तो इसका मतलब यह है, यानी कि यहाँ से हम ये निर्णय ले सकते हैं, ये सिद्धांत हम ले सकते हैं। ऑप्शन ए देखो, बोथ विल बी सक्सेसफुल इन हाई स्कूल एंड कॉलेज। 120 IQ है, इसका मतलब ये हाई स्कूल में और कॉलेज में सक्सेसफुल हो जाएंगे। गलत बात है। ऑप्शन बी द पेरेंट्स ऑफ बोथ आर अबव एवरेज इन इंटेलिजेंस। अच्छा, इसका मतलब क्या ये होता है कि ये जो दो बालक है उन दोनों बालकों का जो पिता माता है उनका अबव एवरेज और इंटेलिजेंस में ये अबव एवरेज रहे होंगे, इसीलिए इनका 120 IQ आ रहा है। ये क्या एग्जैक्ट है? बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। ऑप्शन सी बोथ वुड हैव द सेम एप्टीट्यूड टू द सेम डिग्री। यह बोल रहा है कि दोनों का जो एप्टीट्यूड है, यानी कि दोनों का एप्टीट्यूड, मान लो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हम लेते हैं एज फॉर एग्जांपल, तो मैथमेटिक्स में दोनों का दिलचस्पी रहेगा, दोनों का रुझान मैथमेटिक्स के प्रति ज़्यादा रहेगा, विज्ञान के प्रति ज़्यादा रहेगा। क्या ये सही बात है? ये भी सही बात नहीं है, क्योंकि दोनों का भले ही IQ एक समान हो, IQ 120 हो, लेकिन दोनों का इंटरेस्ट, दोनों का सोच बिल्कुल अलग अलग हो सकता है, एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि यही तो है इंडिविजुअल डिफरेंस। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। नन ऑफ द एबव इज नेसेसरीली ट्रू, क्योंकि ऊपर ABC में जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये एक भी ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर अब 65, हियर इज द क्वेश्चन, ये ऊपर है, ये देखो, Which of the following is not a product of learning? आपको बताना है अधिगम का निम्न में से कौन सा एक उत्पाद नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है। नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको समझ के जवाब देना है। ऑप्शन है एटीट्यूड्स, यानी कि जो भी विषय हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको किस प्रकार हम देखते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, ये अधिगम के बाद हमारे अंदर डेवलप होता है, ये तो लर्निंग का आउटकम है। ऑप्शन बी कॉन्सेप्ट्स, ये भी सही बात है, क्योंकि हम जब लर्न करते हैं, हम जब अधिगम करते हैं, सीखते हैं, तभी कॉन्सेप्ट्स हमारे अंदर प्रकाशित होता है। ऑप्शन सी ग्रोथ, ये गलत है, यानी कि सीख करके अधिगम के बाद ही ग्रोथ होता है, शरीर का विकास होता है, शरीर छोटा से बड़ा होता है, ये तो बात गलत है। देयरफॉर ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन डी स्किल, ये भी अधिगम के माध्यम से ही डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर अब 66, इट कैन बी सेफली अज्यूम्ड दैट स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स अ प्रिंसिपल व्हेन ही और शी कैन, ये हम आराम से या फिर आसानी से बोल सकते हैं कि एक छात्र या छात्रा एक प्रिंसिपल को सीख गई है, इसका मतलब हम आसानी से समझ सकते हैं कि एक छात्र या छात्रा एक प्रिंसिपल समझ गई है, पूर्ण रूप से सीख गई है। ऑप्शन है आंसर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एक प्रिंसिपल मान लो कोबवेब, डगलस का जो प्रोडक्शन फंक्शन है, जो वेब है, उसको सीख लिया है, उसे टेस्ट करने के लिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछेंगे और जो बच्चा इस क्वेश्चंस का सही जवाब जो स्टूडेंट दे सकेगा, इसका मतलब उसने कोबवेब डगलस वाला जो है फॉर्मूला वो सीख गया है। ये गलत बात है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर देने का मतलब ये नहीं होता कि वो थ्योरम आपने सीख लिया। ऑप्शन बी गिव अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स ऑफ इट, ये कोबवेब का जो थ्योरम है, डगलस का जो थ्योरम है इकोनॉमिक्स का, तो उसके ऊपर और कोई मार्केट वाला एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट दे सकता है, इसका मतलब उसने सीख लिया है, ये भी गलत बात है। ऑप्शन सी रिपीट इट वर्बली, अगर वो ये डगलस थ्योरम को रिपीट कर सकता है कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, इसका मतलब उसने इसको रब्त कर लिया, ये भी बात गलत है। यहाँ क्रेमिंग पर बात की गई है। ऑप्शन डी यूज इट इन सॉल्विंग अनफेमिलियर प्रॉब्लम्स टू व्हिच इट अप्लाइज, यस, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स जब बच्चा का सामने पेश किया जाएगा जिन्हें बच्चा जानता नहीं है, और बच्चा जब इन प्रॉब्लम्स का धड़ल्ले से सलूशन कर देगा, जो थ्योरम उसने सीखा है, जो प्रिंसिपल उसने सीखा है, उसको अप्लाई करके, तब जा कर के हम ये कह सकेंगे, ये सेफली एज्यूम कर सकेंगे, अनुमान लगाएंगे सुरक्षात्मक तरीके से कि बच्चा ने पूरा ये जो थ्योरम है, प्रिंसिपल है, उसको सीख लिया है। अब वो जीवन भर याद रखेगा, जीवन भर जब भी एप्लीकेशन करने का दरकार होगा, जहाँ भी इसे प्रयोग में लाने का आवश्यकता होगी, वो प्रयोग कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 67, अ डोमिनेटेड ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड इज लाइकली टू बी, बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, ये बच्चे जब दूसरे बच्चों के साथ खेल कूद करना चाहते हैं तो ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स है, बहुत सारे उनका पिता माता है जो फटाक से बच्चा को क्या करेंगे, बच्चा इधर मत जाना, उनके साथ मत खेलना, ये बड़ा गंदे हैं। कई बार ऐसा भी हमने सुना है, देखा है, बच्चों को क्या करते हैं, ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, आपको इधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, आपको घर से बाहर नहीं जाना है, आपको ये जो कॉरिडोर है इसके बाहर नहीं जाना है, उसके साथ नहीं मिलना है, उसके साथ नहीं जाना है। इस प्रकार जो बच्चों को हम ग्रो करवाते हैं ना, जो बच्चा इस परिवेश में जब बड़ा होता है तो ये ओवर डोमिनेटेड हो जाता है, ओवर प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो इस प्रकार जो बच्चे हैं ये एग्रेसिव होते हैं, ये एग्रेसिव भी नहीं होते हैं। डिलिंक्वेंट का मतलब है दोषी, अपराधी भी नहीं होते हैं। क्वारलसम का मतलब है जो झगड़ा करना पसंद करते हैं, झगड़ालू इसे हम बांग्ला में बोलते हैं, तो ये क्वारलसम भी नहीं होते हैं। ठीक है, विड्रॉन, यस, ये इस प्रकार होते हैं कि इनके द्वारा कोई भी काम सही ढंग से नहीं होता है। इवन बहुत सारे बच्चों को ऐसा हमने देखा है जो कि क्लास 10th में पढ़ते हैं, क्लास 9th में पढ़ते हैं, लेकिन उनको खाना खिलाना पड़ता है, 11th में उठ गए हैं लेकिन उनको खाना खिलाना पड़ता है, तो ये विड्रॉन हो जाते हैं, यानी कि खुद हर एक कार्य में वो सरेंडर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68,
परहैप्स द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन इन टीचिंग इज, हम एक शिक्षक बनेंगे, बीएड हम किस काम के लिए कर रहे हैं? शिक्षक बनने के लिए ही तो हम करने के प्रयास में हैं, फिराक में हैं। तो एक शिक्षक हम जब बन जाएंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ की होगी? ऑप्शन है ए सेंस ऑफ सर्विस टू द सोसाइटी, हम समाज के लिए एक सेवा दे रहे हैं इसलिए हम बहुत खुश होंगे। ये भी उतना सही जवाब नहीं है, क्योंकि टीचिंग कहीं ना कहीं बच्चों के साथ जुड़ा हुआ विषय है, प्रोफेशन है। ऑप्शन बी सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द प्यूपिल्स ग्रोथ, यह सबसे ज़रूरी होगा, यह सबसे सही होगा, क्योंकि हम पढ़ाते वक्त क्या करते हैं? बच्चों का ज़िंदगी को बदलने का कार्य हम करते हैं। हम जिस प्रकार पढ़ाएंगे, जिस प्रकार बच्चों के साथ बर्ताव करेंगे, उसी प्रकार बच्चों का वृद्धि होती है, बच्चों का ग्रोथ होता है। तो इस चीज़ को लेकर के हम कम से कम रुतबा बहुत ज़्यादा ना मिले, क्रिकेटर जैसा पैसा भी ना मिले, लेकिन फिर भी इस चीज़ को लेकर के एक शिक्षक हमेशा खुश रहता है कि चलो भाई कुछ हो या ना हो, हमने बहुत सारे बच्चों का जीवन परिवर्तन करने के लिए, जीवन को प्रभावित किया है, उनका जीवन को सुधारा है। बस इसी को लेकर के हम जैसे शिक्षक बहुत ही खुश रहते हैं। ऑप्शन सी है फीलिंग ऑफ लव फॉर एंड बाय चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम है इसलिए हम खुश रहते हैं, यह भी उतना सही जवाब नहीं है। ऑप्शन डी ए सेंस ऑफ स्टेटस एंड पावर एज ए टीचर, अच्छा एक टीचर के पास बहुत क्षमता रहता है, क्रिकेटर जैसा क्षमता है, रुतबा है, नहीं है, तो ये गलत बात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69, अवॉर्डिंग ग्रेड्स इन प्लेस ऑफ मार्क्स इज रिकमेंडेड बिकॉज, नंबर के स्थान पर, नंबर के जगह ग्रेड ए बी सी प्रमुख ग्रेड देना इसलिए अनिवार्य है ताकि, ऑप्शन है इट विल इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अच्छा अगर बच्चों को हम ग्रेड करेंगे, ग्रेड से उनको सम्मानित करेंगे ए बी सी, तो इस प्रकार करने से ओवरऑल एजुकेशन का क्वालिटी, शिक्षा का जो गुणवत्ता है ये सुधर जाएगा, ये इम्प्रूव हो जाएगा, ये गलत कथन है। ऑप्शन बी टीचिंग एंड लर्निंग विल बी फैसिलिटेटेड, इस प्रकार ग्रेड करने से शिक्षण अधिगम बहुत शानदार तरीके से होगा, फैसिलिटेट होगा, जोरदार तरीके से होगा, यह भी गलत बात है। ऑप्शन सी डिफरेंशिएशन अमंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन मार्क्स विल बी एलिमिनेटेड, बच्चों के बीच में जो नंबर वाला अफरा तफरी है, तेरा नंबर ज़्यादा है, मेरा नंबर तुझसे कम है, तू एक बड़ा गधा है, तेरा दिमाग आधा है, इस प्रकार जो सोच कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में पैदा होता है। बच्चों को छोड़िए, बहुत सारे गार्जियन, अभिभावक को हमने देखा है बार बार अपना बच्चा को दूसरा जो लड़का है, लड़की है, दूसरे बच्चों के साथ क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, तेरा नंबर फलाने से ज़्यादा क्यों नहीं आया। इस प्रकार जो बातें हैं ये बहुत गलत होती हैं। तो ग्रेडिंग करने से ए बी सी डी, इस प्रकार ग्रेडिंग जब किया जाता है तब कहीं ना कहीं ये जो नंबर वाला भूत है, मैं इसे नंबर वाला भूत बोलता हूँ, ये भूत कम होता है, इसीलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन डी ग्रेड्स आर इजियर टू गिव देन मार्क्स, अच्छा ये तो गलत बात है, हम नंबर ही तो देंगे, मान लो 5 10 20 15, ये नंबर देना क्या कठिन है, और ग्रेड देना ए बी सी डी बड़ा आसान है, ये गलत बात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 70, Which of the following is not true about teaching, ये 2014 का जो क्वेश्चन है ना, बड़ा पेचीदा क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। तो निम्न में से टीचिंग रिलेटेड ये कथन है ABCD 4 यहाँ सेंटेंस दिया गया है, कौन सा गलत है आपको बताना है। ऑप्शन है एज ए रिजल्ट ऑफ टीचिंग ए स्टूडेंट मस्ट लर्न, अच्छा कोई बच्चे को अगर पढ़ाया जाएगा, शिक्षण किया जाएगा, तो इसका मतलब वो बच्चा सीखेगा ही, ज़रूर सीखेगा, ये बात गलत है। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, फेल करके पढ़ाई छोड़ के भाग जाते हैं, तो ये तो बात गलत है, देयरफॉर यही सही जवाब होगा, क्योंकि नॉट ट्रू जो सही नहीं है, सत्य नहीं है, उसी को फाइंड आउट करने को कहा गया है। ऑप्शन बी टीचिंग इन्वॉल्व्स इंटेंशन दैट समवन मस्ट लर्न समथिंग, यस दिस इज कंप्लीटली ट्रू, टीचिंग में एक इंटेंशन होना चाहिए, एक मानसिक सोच होना चाहिए कि देखो मुझे कुछ सीखना है। बच्चा जब मन से ये सोचेगा, बच्चे का मन में जब ये रहेगा भाई मुझे ये क्लास से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखना है, तब जाकर के बच्चे को आप सिखा सकते हो। ऑप्शन सी टीचिंग इज करेक्टराइज्ड बाय अ स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द टॉट, ये भी सही कथन है, क्योंकि जो शिक्षण है ये कहीं ना कहीं करेक्टराइज्ड होता है
जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है, जो शिक्षक है और जो शिक्षार्थी हैं, उनके बीच में संपर्क अच्छा होना चाहिए। जब सुसंपर्क रहेगा, जब मधुर संपर्क रहेगा, तालमेल आपसी बहुत बढ़िया रहेगा, तब जाकर के अधिगम होगा। ऑप्शन डी, टीचिंग इज अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये भी कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि टीचिंग जो है, शिक्षण बहुत ज़रूरी है, यह नेसेसरी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टीचिंग के माध्यम से ही अधिगम होता है, ये ज़रूरी नहीं है। मतलब टीचिंग सफिशिएंट नहीं है, यथार्थ नहीं है अधिगम करने के लिए, ये भी कथन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 71, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। हमें यहाँ सबसे सही जवाब ढूंढना है। ऑप्शन ए, सेंस परसेप्शन इज द ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। यहाँ बोल रहा है ये ऑप्शन कि सेंस परसेप्शन यानी कि हमारे जो पंचेंद्रिय है, इनके माध्यम से जो चीज़ों को हम वैलिडेट कर सकते हैं, जो चीज़ों को हम छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुनते हैं, वही सब चीज़ों को हम सही मानेंगे, वही सब चीज़ें से सिर्फ और सिर्फ हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्या ये सही बात है? ये सही बात नहीं है। ऑप्शन बी, इट इज़ ए रीजन अलोन व्हिच कैन प्रोवाइड अस ट्रू नॉलेज। ये भी गलत बात है। यहाँ बोल रहा है कि देखो, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान को जब हम अर्जित करते हैं, अर्जन करते हैं, ज्ञान को जब हम एक्वायर करते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को एक्वायर करने के लिए ही हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान को एक्वायर करने के लिए ये एकमात्र कारण है जो कि परसेप्शन है, जो हम सीखते हैं। तो ज्ञान को प्राप्त करने का एक्विजिशन ही एकमात्र कारण है, ये बात गलत है। एकमात्र कारण नहीं है, एक्विजिशन एक कारण जरूर है। ऑप्शन सी, इट इज थ्रू रीजन एंड परसेप्शन दैट वी कैन गेट द ट्रू नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। ये कथन सही है, ये कथन सही है, क्योंकि सही क्या है, गलत क्या है, इसका जो रीजन है, कारण क्या है। मान लो एक स्थान पर धुआं उड़ रही है, तो हमें देख करके ये तुरंत ही मालूम हो जाता है कहीं ना कहीं वहाँ आग है, ज़रूर आग लगा होगा, इसीलिए यहाँ धुआं निकल रही है। या फिर यहाँ हो सकता है ये वाटर इवेपोरेशन होने के बाद, जो बाष्पीभवन इसे बांग्ला में बोला जाता है, तो इसके बाद ये जो धुआं जैसा हो रहा है, स्मोग है। तो ये जो रीज़न, ये जो हम सोच रहे हैं ना, ये सोचने के बाद जब वहाँ हम प्रैक्टिकली वहाँ जाएंगे, वहाँ जाकर के देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तभी जाकर के सही जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। तो ये ज्ञान प्राप्त करने का सही तरीका है, इसीलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन डी, वी नेवर गेट नॉलेज बिकॉज इट डज नॉट लाई आउट देयर। हम कभी भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि एक्विजिशन में कोई ज्ञान की बात नहीं रहती। वी कंस्ट्रक्ट नॉलेज ऑन आवर ओन। यहाँ बता रहा कि हम जो भी सीखते हैं, जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान हम हमेशा अपने आप से ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये बात तो बिल्कुल गलत है। हम दूसरों का देख करके भी बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल पॉइजन, जहर जो है, ये जहर अगर कोई व्यक्ति पिएगा तो तुरंत वो उसका राम नाम से हो जाएगा, यानी कि उसका देहांत हो जाएगा। अच्छा, इस काम को करने के लिए अगर खुद हम बोलेंगे कि चलो भैया हम भी देखते हैं कि जहर टेस्ट कैसा है, जहर का स्वाद कैसा है, मीठा है, खट्टा है, कैसा है, वो देखने के लिए अगर हम प्रयास करेंगे और जहर खुद का मुंह में अगर डालेंगे, या फिर साइनाइड का जो गोली है उसको अगर मुंह में चबाएंगे, तो क्या ये नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने का सही तरीका है? सब कुछ अगर हम सोचेंगे कि हम करके, हम खुद से करेंगे, जब तक हम खुद से एक टेस्ट नहीं कर सकते हैं तब तक हम किसी को विश्वास नहीं करेंगे। इस प्रकार ज्ञान का गठन होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मीन्स। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ही होता है जिसमें प्रमुख भूमिका में रहे बालक बालिकाएं। चिल्ड्रेन प्रमुख भूमिका में रहे, चिल्ड्रेन को लेकर के ही प्लान किया जाए, वही है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ऑप्शन है डिजाइनिंग करिकुलम बाय कंसल्टिंग द चाइल्ड। ये गलत बात है, यानी कि बच्चों के साथ डिस्कस करके हम जो करिकुलम बनाएंगे उसे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। ऑप्शन बी, प्लानिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस एज द चाइल्ड वांट्स देम। मतलब ऐसा प्लान करेंगे जो बच्चा चाहते हैं। देखो, बच्चों के ताल में अगर हम नाचेंगे तो वो कोई काम नहीं आएगा। जो बच्चों के लिए अच्छा है, बच्चों को
केंद्र में रख के जो हम बनाएंगे, डिजाइन करेंगे, जो लेसन्स को हम डिजाइन करेंगे, वही होगा बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था। ऑप्शन सी, ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग विथ मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। यस, ऐसा हम शिक्षण व्यवस्था निर्माण करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शामिल किया जाएगा, वही है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। देयरफॉर ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन डी, लिविंग द चाइल्ड फ्री टू प्लान हिज और हर लर्निंग विदाउट द एड ऑफ द टीचर। शिक्षक का कोई आवश्यकता नहीं है, बच्चा खुद प्लान करेगा उसको क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस प्रकार अगर करेंगे तो बच्चा क्या सीख पाएगा? मोर नॉलेजेबल आदर का बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, होना। और सही क्या गलत क्या वो एक नन्हा सा बच्चा उतना शानदार तरीके से समझ नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर अब 73, which of the following is the most important single factor underlying the success of a beginning teacher? आप एक शुरुआती शिक्षक बनने जा रहे हो तो निम्न में से कौन सा एक ऐसा सिंगल एकमात्र फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए? ऑप्शन है हिज और हर एटीट्यूड और आउटलुक। एक टीचर का आउटलुक कैसा है, सीधा है, आड़ा है, टेढ़ा है, टाई फाई पहन के आया है कि नहीं अंग्रेज बन के, फिरंगी बन के, तो वो गलत नहीं है, वो गलत बात है, सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी, हिज और हर पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास। वो किस प्रकार कक्ष में बच्चों के साथ वार्तालाप करता है, बातचीत करता है, रिलेट करता है, वो देख कर के ही वो टीचर सक्सेसफुल होगा, सफल होगा या विफल होगा, वो निर्णय लिया जाएगा। ये भी बात गलत है। ऑप्शन सी, हीज और हर कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। यह सबसे ज़रूरी होता है। बच्चों के साथ किस प्रकार हम बातचीत करते हैं, बच्चों के साथ हम किस प्रकार डिस्कस करते हैं, और अपना जो प्लानिंग है, अपना जो टीचिंग करने का तरीका है, उसको किस प्रकार हम ऑर्गेनाइज करते हैं। जो आसान है उसको पहले रखेंगे, जो इससे थोड़ा कठिन है उसको बाद में रखेंगे। यह होता है सिंक्रोनाइज करके जो सिस्टमेटिकली, वही सबसे ज़रूरी होता है स्टार्टिंग में एक टीचर को सक्सेसफुल बनने के लिए। ऑप्शन डी, हिज और हर स्कॉलरशिप एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। एक शिक्षक का इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, लेकिन अगर उनका कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं होगा, बच्चों के साथ अगर वो सही ढंग से घुल मिल नहीं सकेंगे, बच्चों को सही तरीके से वो समझा नहीं पाएंगे, तब वो सक्सेसफुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74, टीचर्स मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन। एक शिक्षक का प्रमुख दायित्व क्या है? ऑप्शन है प्लानिंग, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। एक टीचर जो होते हैं उनका सबसे इम्पोर्टेंट दायित्व होता है शिक्षा संबंधी अनुभवों को प्लान करना, परिकल्पना करना। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी, प्रमोटिंग ह्यूमन रिलेशंस विथ पेरेंट्स। देखो, बच्चों का जो संपर्क है अपना माँ बाप के साथ, उसे एक टीचर सेट नहीं कर सकता, यह बात गलत है। ऑप्शन सी, एक्सपेरिमेंटिंग विथ टीचिंग टेक्निक्स। वो अलग अलग टीचिंग टेक्निक्स को प्रयोग करेंगे, और अलग अलग टीचिंग टेक्निक्स को प्रयोग करना ही एक टीचर का प्रमुख दायित्व है, ये बात भी सही नहीं है, गलत है। ऑप्शन डी, इम्प्लीमेंटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ है उनको इम्प्लीमेंट करना एक टीचर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर अब 75, when school children become mischievous, explosive, rebellious or apathetic, the teacher should first look into। एक विद्यालय का जब बच्चे दुष्ट हो जाते हैं, उद्दंड हो जाते हैं, एक्सप्लोसिव हो जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हुड़दंगी हो जाते हैं, बदला लेने के लिए ज़िद्दी हो जाते हैं, तब पहली तौर पे एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, द एटमोसफियर ऑफ द होम फ्रॉम व्हिच दे कम। देखो, सबसे पहले इस टीचर को वो बच्चा जिस घर से आ रहा है उस घर का वार्तालाप जो है, उस घर का जो वातावरण है उसे देखना चाहिए, ये भी गलत बात है। घर का सिर्फ वार्तालाप करने से नहीं होगा, घर का वातावरण देखने से नहीं होगा। ऑप्शन बी, द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द वर्क असाइन्ड एंड द डिमांड्स मेड अप ऑन देम। उनको जो काम दिया गया है, उनका जो डिमांड है, उनसे जो चाहत है विद्यालय का, उसे कहाँ तक ये बच्चे फुलफिल कर रहे हैं, इसे देखने से भी ये समस्या का समाधान नहीं होगा। ऑप्शन सी, द अंडरमाइनिंग इन्फ्लुएंसेस ऑफ द होम एंड द कम्युनिटी। ये सबसे ज़रूरी है। बच्चे कौन सा कम्युनिटी से आ रहे हैं, उनका इर्द गिर्द क्या चल रहा है, उनका घर में क्या चल रहा है, घर में क्या लड़ाई झगड़े प्रतिदिन होता है या नहीं, उसे जब हम ऑब्जर्व करेंगे तब जा कर के उनका जो असली वजह है वो ढूंढ पाएंगे, और
जो एक्सप्लोसिव हो गए हैं, दुष्ट हो गए हैं, उद्दंड हो गए हैं, झूठ बोलने वाले हो गए हैं, मक्कार हो गए हैं, उसको ठीक किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी होगा सही जवाब। ऑप्शन डी, द सोशियोमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास, जो कक्षा कक्ष है उसका सोशियोमेट्रिक स्ट्रक्चर यानी कि सामाजिक जो संपर्क है, सामाजिक जो परंपरा है, उनको यहाँ प्रतिपालित किया जा रहा है या नहीं, उसके माध्यम से ये काम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 75 के बाद ऊपर यहाँ देख सकते हैं 76। जनरली द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच टू डीलिंग विद द चाइल्ड्स एग्रेसिव बिहेवियर इज, बच्चों का जो एग्रेसिव बिहेवियर है यानी कि बच्चा ने जो कहा है बस वही सही है, उसको वो पूर्ण करके ही छोड़ेगा। इस प्रकार बहुत सारे ज़िद्दी बच्चे होते हैं, तो इनका जो ये आचरण है, ज़िद्दी बिहेवियर है, उसको किस प्रकार हम एड्रेस कर सकते हैं एक टीचर होने के नाते। ऑप्शन ए, टू गिव हिम और हार ड्यू पनिशमेंट व्हेन ही और ही शोज एग्रेसिव टेंडेंसीज। देखो यहाँ पनिशमेंट अगर हम देंगे तो बच्चा और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। पनिशमेंट तो हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि सिवियर पनिशमेंट और एनी टाइप ऑफ पनिशमेंट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन बी, टू चैनल हीज और हर एग्रेशन इनटू लेजिटिमेट एरियाज ऑफ कंपटीशन। ये बात सही है, जो बच्चा का एक निर्दिष्ट धारा होगा, कुछ एरियाज, कुछ इलाके होंगे, उन इलाकों में बच्चे हो सकता है ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, तो उन जो एग्रेसिवनेस है, एग्रेसिव होने का जो कारण है, जो इलाके हैं, उनको हम क्या करेंगे, एक थोड़ा माइल्ड कंपटीशन में बदलने के लिए प्रयास करेंगे। यह सही बात है। ऑप्शन सी, टू रिवार्ड हिम और हार फॉर फ्रेंडली बिहेवियर एंड टू इग्नोर हिज और हार एग्रेसिव बिहेवियर, ये बात गलत है। अगर वो जब फ्रेंडली बिहेवियर करेगा, अच्छा बर्ताव करेगा, तब उसको पुरस्कार देंगे, और वो जब एग्रेसिव बिहेवियर करेगा तब उसको इग्नोर करेंगे। ऐसा करने से और ज़्यादा बिगड़ जाएगा बच्चा, और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। ऑप्शन डी, टू इंसिस्ट दैट ही और शी अपोलोजाइजेस फॉर हिज और हार अनडिजायरेबल बिहेवियर, हम ये करेंगे कि आपने जो गलत किया है बार बार उसके लिए माफ़ी मांगो, क्षमा प्रार्थी हो। इस प्रकार करने से भी ये हाल नहीं निकलने वाला, बच्चा और ज़्यादा ज़िद्दी से ज़्यादा ज़िद्दी हो जाएगा और तकलीफ़देही हो जाएगा बच्चा के लिए और उसका अभिभावकों के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। Which of the following describes the extent of the effect of heredity upon development? जो वंशागति है, जो वंशगति इसे कहते हैं हेरिडिटी, वंश के अनुसार ही आनुवंशिकता इसे कहते हैं। बच्चे आगे बढ़ते हैं, बच्चों का डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट जो होता है बच्चों का, जो विकास होता है बच्चों का, ये किस प्रकार प्रभावित होता है। ऑप्शन है, हेरिडिटी डिटरमाइंस हाउ फार वी विल गो, आनुवंशिकता ये डिटरमाइन करती है कि कहाँ दूर तक, कहाँ तक हम जाएंगे, कहाँ तक हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ वी विल गो ये शब्द से, ये जो सेंटेंस में वी विल गो लिखा है, कहाँ तक हम जाएंगे, इसे डेडिकेटेड कर दिया गया है, डेफिनिट कर दिया गया है। तो ये डेफिनिट नहीं होता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आनुवंशिकता ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी नहीं है जिसके माध्यम से हम कहाँ तक डेवलपमेंट होगा हमारा, कहाँ तक हम आगे बढ़ेंगे, ये डिसाइड नहीं होता है। और बहुत सारी रीजंस भी है, इसीलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन बी, हेरिडिटी डिटरमाइंस हाउ फार वी कैन गो, ये सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हेरिडिटी कहीं ना कहीं ये डिटरमाइन कर देती है, पहले से ही निर्धारित कर देती है कि कहाँ तक हम जा सकते हैं। लेकिन यहाँ देखो कैन लिखा हुआ है, कहाँ तक हम जा सकते हैं ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट है। डेफिनिट नहीं होगा क्योंकि हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, इसके साथ साथ और बहुत सारी जो सोशल एटमॉस्फेयर, जो फैमिली एटमॉस्फेयर, वो सब चीज़ें मिलकर के हम कहाँ तक पहुँचेंगे वो डिसाइड होता है। सिर्फ एक हेरिडिटी पर ये फुल्ली डिपेंडेंट नहीं है। ऑप्शन सी, हेरिडिटी इज़ द प्राइमरी डिटर्मिनेंट। देखो हेरिडिटी को प्राइमरी डिटर्मिनेंट बोला गया है, ये गलत बात है। हेरिडिटी ना तो प्राइमरी है ना तो सेकेंडरी है। हेरिडिटी भी इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट होती है। ऑप्शन डी, हेरिडिटी इज द प्राइमरी डिटर्मिनेंट। देखो यहाँ भी प्राइमरी डिटर्मिनेंट है, मतलब ये भी सही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आप देखो 78। द ग्रेटेस्ट डिटरेंट टू क्रिएटिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द चाइल्ड इज, सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी को, सृजनशीलता इसे बांग्ला में कहते हैं, सृजनात्मकता को बाधित करने के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है। ऑप्शन ए, The adult insists on perfection and conformity to adult standards। यह सही जवाब हो जाएगा। जब
एक छोटा बच्चा को एक बड़ा बच्चा इंसिस्ट करेगा कि आपको ये करना है, ये करना है, ये आपने नहीं किया तो मतलब आप कुछ नहीं हो, बेकार हो, इस प्रकार जब करेगा, रोक टोक इस प्रकार जब हम करेंगे छोटा बच्चा को, तो यह सबसे ज़्यादा बाधा प्रदान करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है क्रिएटिविटी को एनहेंस करने के लिए। ऑप्शन बी, द फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ एडल्ट्स टू प्रोवाइड द नीडेड इंस्पिरेशन। देखो, जब बच्चा फेल हो जाएगा तब क्या किया जाएगा, उसको जो बड़े हैं, एडल्ट्स हैं, ये उसको मोटिवेशन देंगे। ये इंस्पिरेशन देने से कोई काम नहीं होगा। ऑप्शन सी, हिज और हर अनविलिंगनेस टू पुट इन द एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर परफेक्शन। ये भी गलत बात है कि वो या फिर वो बालक हो सकता है, बालिका हो सकता है, उसने ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया है इसीलिए उसका परफेक्ट नहीं हुआ है। इस प्रकार भी करेंगे तो वो भी क्या होगा, उसका भी जो मोटिवेशन है ये लो होगा, बाद में वो और ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा। ऑप्शन डी, हिज और हर इजी डिस्करेजमेंट एंड हिज शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन। इसका मतलब ये है कि उसका जो ध्यान है वो ज़्यादा देर तक एक विषय पर नहीं लगा रहता है, इसीलिए ये क्रिएटिव नहीं हुआ है, इसीलिए इसका जो क्रिएटिविटी है ये ज़्यादा शानदार नहीं हुआ है। ये भी बात गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 79। ए चाइल्ड हु यूजेस ए व्हील चेयर। एक बच्चा जो व्हील चेयर यूज़ करता है, तो व्हील चेयर कौन यूज़ करता है जी? व्हील चेयर ऐसा बच्चा यूज़ करता है जो कि फिजिकली हैंडीकेप्ड हो, फिजिकली उसका कोई तकलीफ हो, इसीलिए तो यूज़ करेगा। ऑप्शन है, शुड नॉट बी इन अ रेगुलर स्कूल। क्या ये सही बात है? इंक्लूसिव एजुकेशन है भाई, सबको हमें विद्यालय में समावेशी शिक्षा को तवज्जो देना है। ऑप्शन बी, शुड स्टडी ओनली इन अ स्पेशल स्कूल मेंट फॉर फिजिकली चैलेंज्ड। इस प्रकार जो बच्चे हैं व्हील चेयर पर बैठने वाले बच्चों को सिर्फ और सिर्फ जो CWSN बच्चे हैं उनका स्कूल में पढ़ाना चाहिए। यह भी कथन सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं है, इट्स ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी, शुड बी गिवन एजुकेशन अलॉन्ग विथ नॉन डिसेबल स्टूडेंट्स इन ए रेगुलर स्कूल। यस, एक नियमित रूप से जहां नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं वहां उस बच्चा को पढ़ाई करवाना चाहिए, पढ़ने का मौका देना चाहिए, इसे ही तो इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। ऑप्शन डी, शुड बी गिवन एजुकेशन इन ए रेगुलर स्कूल बट इन ए सेपरेट सेक्शन। यहाँ बोल रहा है कि जो रेगुलर स्कूल है, जो नियमित रूप से चलने वाले विद्यालय है, यहाँ ही उस बच्चे को पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके लिए अलग सेक्शन बनाया जाएगा। तो ये तो डिस्क्रिमिनेटरी बात हो गया जी, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, ये नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, और इसी के साथ आज का क्लास को हम सम अप करेंगे। द चीफ पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन ए टीचर मेड टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट लाइज इन द एरिया ऑफ। एक शिक्षक जो टेस्ट लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, इवेलुएट करते हैं अपने बच्चों को कक्षा में, वो फॉर्मेटिव एजुकेशन इवेलुएशन होता है। ठीक है, वो फॉर्मेटिव इवेलुएशन इसलिए लेते हैं कि उसका कोई स्टैंडर्डिटी सेट नहीं किया रहता। आपको इतना नंबर प्राप्त करना ही है, 50 में से आपको 35 प्राप्त करना ही है, 17 आपको प्राप्त करना ही है, इस प्रकार कोई क्राइटेरिया, कोई नॉर्म सेट नहीं होता है। लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट होती हैं जैसे कि CTET या फिर ये जो है नेट, इनमें नॉर्म सेट क्या रहता है? नॉर्म ऑलरेडी सेट किया हुआ रहता है कि आपको ये सेक्शन में इतना इतना नंबर आपको प्राप्त करना है। इन नंबर से अगर आप कम नंबर प्राप्त करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो नॉर्म्स में क्या है, टीचर में टेस्ट और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में नॉर्म्स में ही अंतर होता है, बाकी ऑब्जेक्टिविटी दोनों में ही है, ओवरऑल क्वालिटी दोनों में ही लगभग सेम ही होता है। मार्केटेबिलिटी ये तो गलत बात है, यहाँ बाजारू करने का कोई बात नहीं है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में और एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।